हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी सर, बिल्कुल आ रही है। जी, जी, मैं जी, बताइए। आपका एक शो में स्वागत करती हूँ। ये हमारा थैंक यू, एपिसोड 2 है, जो हम शूट कर थैंक रहे यू। हैं। मैं विल हॉस्पिटल मेक में हूँ इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड की प्रॉब्लम है। जी, जी, जी सर, कोई इश्यू नहीं है। जी, जी। बस तो हम शुरू करें सर? बिल्कुल, आप अब शुरू कर सकती हैं। तो सर पहले तो हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहेंगे कि आपका जो अभी तक का एकेडमिक एक्सपीरियंस है, वो कैसा रहा? मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस लास्ट 8 ईयर का है और अब तक मेरा एकेडमिक जो जर्नी थी बहुत अच्छी रही और मैंने बहुत एन्जॉय किया। और एकेडमिक में अगर पर्सनल एकेडमिक मेरा देखा जाए तो काम करते हुए टेलीविज़न में मैंने एज़ ए प्रोड्यूसर, एज़ ए चैनल हेड पीएचडी परस्यू की और एज ए सब एडिटर काम करते हुए और पेज इंचार्ज काम करते हुए मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कंप्लीट किया था। और उसके पहले मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखता था, उस ड्यूरेशन में मैंने बीजे किया और आकाशवाणी इलाहाबाद में कुछ काम करते थे, उस ड्यूरेशन में मैंने बीए किया। तो मेरी जो एकेडमिक जर्नी थी वो मेरे हिसाब से जब जो चाहा मैंने वो पाया और बहुत ईज़ी वे में मैंने चीज़ों को हासिल इसलिए किया क्योंकि बहुत पेन नहीं लिया मैंने, बहुत टेंशन नहीं ली मैंने, तनाव नहीं लिया एकेडमिक्स के लिए और अलग-अलग एंगल से चीज़ों को पढ़ना, अलग एंगल से चीज़ों को सीखना और कुछ अलग करना ये हमेशा मेरे डीएनए में कह लीजिए रहा या जैसा भी रहा, तो मेरी एकेडमिक्स की जो जर्नी थी वो बहुत अच्छी रही। और ओके। मेरे साथ वाले जो लोग थे वो आगे-पीछे होते रहे बट ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए, बुजुर्गों का जो भी कहिए मेरी जर्नी जो है वो विदाउट एनी फॉल्स कंटिन्यू रही है और मैं पीएचडी करने के बाद फिलहाल सीएचएमयू जो नेट A++ है, यूजीसी ग्रेड 1 है और तमाम जो एकेडमिक्स की जो बॉडीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं जो ग्रेड करती हैं, जो ग्रेड देती हैं, उनमें वो अव्वल दर्जे पे है। मैं उसमें असिस्टेंट प्रोफ़ेसर ऐसे काम कर रहा हूँ और टीवी मेरा पहला प्यार था और टीचिंग मेरा दूसरा प्यार है। ठीक है सर। जैसे कि आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप काफ़ी फील्ड वर्क में भी रह चुके हैं। तो एज़ अ मीडिया स्टूडेंट्स के लिए आप क्या उनको राय देना चाहेंगे कि एक मीडिया फील्ड में जब हम एंटर करते हैं तो हमें क्या-क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है? क्या-क्या स्किल्स होने देखिए चाहिए हमारे पास? जी, जी, अच्छा सवाल किया आपने। 2 डिवीज़न में इसको बाँटना चाहिए। एक टीचिंग का एरिया है और एक प्रैक्टिकल यानी प्रैक्टिस का एरिया है। जी, जी, जी। टीचिंग यानी जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप क्लासरूम रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें। क्योंकि क्लास में अगर टीचर आपका कोर्स करा रहा है तो और कोर्स नहीं करा रहा है तो दोनों स्थितियों में कुछ ना कुछ आपको इनपुट देता है और इनपुट आपको लेना है, सवाल करना सीखना है, अपनी हिचक तोड़नी है। इसके अलावा आपको मल्टी डायमेंशन का मतलब कि आपको मान लीजिए सर्जरी का कोई मामला है, मान लीजिए एजुकेशन का कोई मामला, मान लीजिए क्राइम का कोई मामला है, कहीं से कोई चीज़ आती है, उसको पढ़ना, सुनना, सीखना और उसके बारे में थोड़ा-सा चिंता नहीं करना, चिंतन करना, चिंता और चिंतन में अंतर होता है। जी, चिंता जी। करेंगे डायबिटीज़ हो जाएगी और चिंतन करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बिल्कुल। चिंतन करना और इसके अलावा जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपका थ्योरी का पार्ट, प्रिंसिपल्स का पार्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको कि मान हुँ, लीजिए आप हुँ। एक स्क्रिप्ट करते हैं और एक स्क्रिप्ट आपके पास आती है कि फला आदमी जो है वो कैजुअल्टी उसकी हो गई, चला गया या फला आदमी को सक्सेस मिल गई या फला आदमी को जो है आईएएस क्रैक कर लिया उसने या फला प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो आपको प्राइम मिनिस्टर अगर वो बन गया या कैजुअल्टी हो गई, दोनों स्थितियों में प्राइम मिनिस्टर से अगर आप ये पूछेंगे, अब आपको कैसा लग रहा है? तो ये बहुत ही पुलिस सा सवाल है क्योंकि उनको अच्छा ही लगेगा और ठीक है कैजुअल्टी हो गई, आपने पूछा कैसा लग रहा है? तो हो सकता है आपको वहाँ पिटना पड़ेगा। तो अब ये जी। नॉलेज कि कैसे हम सेंसिटिविटी डेवलप करें, कैसे हम फैक्ट कलेक्ट करें, फैक्ट का हम कैसे क्या नाम है इंटरप्रिटेशन करें और इसके अलावा सोशियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल वे में कैसे लोगों को रीड करें, ये आपको क्लासरूम में आएगा। तो जब आप प्रैक्टिस में डालने की कोशिश करेंगे क्योंकि पत्रकार आप बीजे, एमजे करके पत्रकार नहीं बन सकते, बल्कि हो सकता है कि बीजे, एमजे करके गोल्ड मेडल लेके जाएँ
अखबार में नौकरी करें तो अखबार वाला कहे कि देखो ये बीजे एमजे करके आए हैं, गोल्ड मेडल लिए, इनको लिखना नहीं आता, बिल्कुल। आपकी बेइज्जती हो सकती है। लेकिन वहाँ पर आपको क्या है कि ये जो प्रॉब्लम है क्या कि प्रैक्टिस नहीं की आपने। प्रैक्टिस क्यों नहीं की आपने? क्योंकि जो क्लास में या लैब में जो प्रैक्टिस होती है, आप प्रैक्टिस नहीं करते। इसको सोचते हैं कि ठीक है, जब आएगा प्रैक्टिकल का मौका आएगा कुछ भी कर देंगे, टीचर हमारे ये हैं, नंबर दे ही देंगे, फेल करेंगे नहीं। और आजकल एक और प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है क्या कि टीचर कहते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट कहता है कि एडमिशन ले लो, बाकी हम देख लेंगे। तो लड़का भी सोचता है एडमिशन ले लेंगे, बाकी तो देख ही लेंगे। लेकिन उससे जी। इंस्टीट्यूशन का नुकसान नहीं, उससे इंडिविजुअली आपका नुकसान है। तो आपको हुँ, प्रैक्टिस में चीज़ों को लाना है। और थ्योरी आपको तब काम आती है जब आप प्रैक्टिकल करते हो। मान लीजिए एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो अगर आपको 5W1H या हेडलाइन लगाना, या टेलीविजन में स्क्रिप्ट को कई भागों में तोड़ना, या रेडियो में आपको वॉइस प्रोनाउंसिएशन, इसकी नॉलेज अगर है थ्योरेटिकल, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छे से स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। और आप डे वन से, और डे वन नहीं तो एक हफ्ते के अंदर आप चीज़ों को वहाँ पर काम कर सकते हैं। आप टेलीविजन में काम कर सकते हैं, आप रेडियो में काम कर सकते हैं, आप अखबार में काम कर सकते हैं। और जिसको अखबार में काम करना आ गया, अखबार को मैं नर्सरी कहता हूँ, क्यों? क्योंकि अखबार में आपको लिखना आता है। जी, अच्छा, नहीं लिखेंगे तो रेडियो में आप अच्छा बोल नहीं सकते, और अच्छा नहीं बिल्कुल। लिखेंगे तो टेलीविजन में उसको अच्छे से विजुअलाइज नहीं कर सकते। हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। प्रॉब्लम ये आती है कि अच्छा लिखना नहीं आता आपको, तो खाली विजुअल तो बहुत कुछ नहीं कर सकता। तो मेरी राय तो ये रहती है और मेरी सलाह रहती है कि आप डेली आइए, और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जिस दिन टीचर नहीं होगा उस दिन भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अखबार रोज पढ़िए, और सराउंडिंग्स में जो चीजें हो रही हैं उन पर नजर जरूर रखिए। अगर मेडिकल में हो रहा है तो ये मत सोचिए कि आप पत्रकारिता के हैं, मेडिकल सिखा लेना। क्राइम में कुछ हो रहा है, ये मत सोचिए पत्रकार हैं, हमें क्राइम सिखा लेना है। अगर सोसाइटी में घर में कुछ हो रहा है, ये मत सोचिए हम पत्रकारिता कर रहे हैं वहां से। हमें हर चीज से, हर जगह से लेना देना है। क्योंकि हम लोग थ्योरी में एक वर्ड, एक लाइन हम देते हैं, वी आर द ट्रस्टी ऑफ सोसाइटी। और जब हम बिल्कुल। सोसाइटी ट्रस्टी हैं, इट मीन्स हमें उनकी देखभाल फिजिकली नहीं करनी, लेकिन हमें उन पर नजर रखनी है, हमें उनको गाइड करना है। हम जज नहीं है, जजमेंट नहीं देना हमें, लेकिन हमें उनको गाइड करना है। और गाइड कैसे करना है? गाइड ऐसे नहीं करना पर्सनली, आपको अपनी राइटिंग से, आपको अपनी वॉइस से, आपको पीटीसी से, या आपको अपने विजुअलाइजेशन से उनको गाइड करना है। जी। हुँ, हुँ, हुँ। जी, शुक्रिया सर। जैसे आपने प्रिंट पे काफ़ी ज़ोर दिया, तो जी। जैसे अब एआई बढ़ रहा है, बहुत कुछ न्यू-न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। तो आपको क्या जी, लगता है जो फ्यूचर है मीडिया का, वो किस तरफ जा रहा है और उसका फ्यूचर क्या है आज की मीडिया का? देखिए, एज ए एकेडमिशियन और एज ए प्रैक्टिशनर, मैंने 27 हुँ, साल काम किया टेलीविजन में, और 4 साल का मेरा प्रिंट मीडिया का एक्सपीरियंस है, मैंने काम किया। और जनसत्ता में मैंने काम किया, जो इथिक्स के लिए जाना जाता है। और जैन टीवी का मैं फाउंडर मेंबर हूँ, जो जी टीवी के साथ शुरू हुआ था 99-98 में। ई टीवी का फाउंडर मेंबर हूँ, और सहारा का फाउंडर मेंबर हूँ। और मैंने करीब 27 साल टीवी में काम किया। स्क्रिप्ट में मैं जब जोर देता हूँ तो उसमें केवल रेडियो, टीवी और अखबार एक अलग-अलग नहीं आते, तीनों एक साथ आते हैं। इसके साथ में बुक भी आती है, इसके साथ में जी, आपका लेटर भी आता है। मैं आपको एक जी। बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँ। हुँ, हुँ। अगर आपने किसी को चिट्ठी लिखनी है, और जी। आपको चिट्ठी लिखने की तमीज़ नहीं है, मैं इस शब्द का हुँ। इस्तेमाल करता हूँ। तमीज़ का मतलब ये है कि क्या पहले लिखना है, क्या बाद में जी, लिखना है, कैसे किसी को संबोधित करना है, कैसे किसी को बिल्कुल। एड्रेस करना है। अब आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को चिट्ठी लिखी, मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ रही। अब आपने लिखा मेरे प्रिय डीएम महोदय, तो डीएम कोई हुँ, आपका नियर डियर नहीं है। आप सीधे संबोधित करेंगे कि रिस्पेक्टेड। अगर रिस्पेक्टेड नहीं लिख सकते तो सम्माननीय लिख सकते हैं। लेकिन आपने जी, कहा प्रिय, अब प्रिय शब्द का या डियर डीएम, तो डियर नहीं हो सकता, वहाँ प्रिय नहीं हो सकता। इसी तरह लास्ट में क्या है, और बाकी सब ठीक है, आप ये भेज दीजिएगा। ये पुरानी परंपरा है, लेकिन आपको जब लिखना नहीं आया, एक बात तो लिखना आना बहुत ज़रूरी है। मीडिया में अगर किसी को जाना, वो कोई भी क्षेत्र हो सकता है मीडिया का, सोशल मीडिया भी हो सकता है। सोशल मीडिया में वन लाइनर का बहुत इम्पोर्टेंस है। जी, अगर जी। आपको आपसे कहा जाए कि इस पूरे क्या नाम है, एक दिन के बारे में आप वन लाइन में डिफाइन करिए, तो आप सोच में पड़ जाएंगे वन लाइन में पूरा दिन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपसे कह देगा अपने ब्रेन के बारे में वन लाइन में डिफाइन करिए, आप अपने बारे में वन लाइन में डिफाइन करिए, आप नहीं कर पाते। तो मेरा जो स्क्रिप्ट पे इसलिए रहता है कि आप लिखना सीखेंगे, तो लिखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ेंगे तो नॉलेज आएगा, और लिखना अपने आप आ जाएगा। वो किसी न किसी कॉपी करेंगे, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही एआई की, देखिए जब अखबार नहीं था
तो लोगों ने कहा ट्रेडिशनल मीडियम खत्म हो जाएँगे जब अखबार आए। अखबार जब चलने लगा और रेडियो शुरू करने की बात आई तो बोले कि अखबार मर जाएँगे, रेडियो ज़िंदा रह जाएगा। फिर जब टीवी की बात आई तो बोले अखबार, टीवी दोनों मर जाएँगे क्योंकि इसमें लिखता भी है, इसमें दिखता भी है, इसमें सुनता भी है, ऑडियो विजुअल मीडिया में। अब जब सोशल मीडिया आया तो बोले रेडियो, टीवी, अखबार सब खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सब मोबाइल पे चल रहा है। लेकिन आज की डेट में टीवी पॉपुलर है, लोग देख रहे हैं, डिस्कशन देख रहे हैं, उसका लेवल गिर गया है, नो डाउट, बट टीवी देख रहे हैं, उसका अपना इम्पोर्टेंस है, उसका अपना प्लेस है। अखबार लोग 24 घंटे पुराना आज भी पढ़ रहे हैं, सर्कुलेशन ऊपर-नीचे होना अलग बात है। मैं बताऊँ आपको कि हिंदी के अखबारों का सर्कुलेशन, अंग्रेजी के अखबारों के सर्कुलेशन से बहुत कम है, लेकिन कोई अखबार बंद हुआ? नहीं हुआ। डेक्कन क्रॉनिकल ले लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ले लीजिए, हिंदू ले लीजिए, उनके अपने पाठक हैं, उनकी अपनी रीडरशिप है। और तीसरी बात, मैं एक और बात कहता हूँ कि आपने रात में रेडियो सुना, शाम को रेडियो सुना, रात में टीवी देखा, उसके बाद सुबह उठने के बाद आपको लगता है नहीं मेरे को अखबार चाहिए, क्यों चाहिए? कि ऐसा तो नहीं कहीं कुछ हो गया हो, ऐसा तो नहीं मैं कुछ जो मेरी नॉलेज है वो कम हो, तो आप अखबार पढ़ते हैं वही पुरानी। अब बताइए अखबार 24 घंटे बाद आता है, 12 घंटे बाद आता है, सॉरी आपके पास। दिन भर की खबरें आज की शाम को कंपाइल होंगी और अगले दिन आपके पास आएँगी। तो एआई का जो मसला है, एआई से लोग बहुत ज़्यादा भयभीत हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी कोई भी आती है, वो दूसरी टेक्नोलॉजी को ही रिप्लेस करती है, आदमी को रिप्लेस नहीं करती। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, रेलगाड़ी आई तो ऐसा नहीं है कि रेलगाड़ी आने के बाद जो है हवाई जहाज कम हो गया। हवाई जहाज आया तो ऐसे नहीं रेलगाड़ी बंद हो गई। और अब तो कैप्सूल स्पेस में जाने लगी, तो इसका मतलब नहीं कि हवाई जहाज बंद हो जाएगा। तो एआई जो आया है, वो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करने के लिए, इंडस्ट्री में वैल्यू एडिशन बनाने के लिए। अब क्या है कि अब एक आदमी एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करता था 1 घंटे में, एआई आ गया, आपने एक पैराग्राफ डाला, फट से ट्रांसलेट हो गया, आपका टाइम बचा, आपकी मनी बची और एक्यूरेसी नहीं आई। एक्यूरेसी कौन लाएगा? एआई एक्यूरेसी नहीं दे सकता, एक्यूरेसी कौन देगा? ब्रेन देगा। और ब्रेन कब देगा? जब आपको नॉलेज होगी। तो एआई हमारे लिए नुकसानदायक बिल्कुल नहीं है, ना तो वो किसी को रिप्लेस करने वाला और ना चीज़ें इससे खराब होने वाली। हाँ, एआई को गवर्न कौन करता है? एआई को ड्राइव कौन करेगा? आपके पास जो गूगल है उसमें मटेरियल कौन डालता है? हम डालते हैं, आप डालते हैं, बाकी लोग डालते हैं। तो अगर एआई का बहुत अच्छा-सा इस्तेमाल आप करेंगे, तो एआई बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बल्कि हमें और अपॉर्च्युनिटीज़ देता है। जॉब को लेकर के बड़ी एक प्रॉब्लम आती है कि एआई आ जाएगा तो जॉब चली जाएँगी। बिल्कुल जॉब जाएँगी, कौन-सी जॉब जाएँगी? जॉब वो जाएँगी जहाँ पर आदमी अपने आप को मॉडरेट करने के लिए, मॉडर्न करने के लिए, मॉडर्नाइज़ेशन को सीखने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई नई चीज़ आई है, आप उसको सीखना चाहें, तो बिल्कुल एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। लेकिन आप ये कहें कि नहीं हम तो केवल आज यहाँ पर जो है केवल सब्ज़ी बेचेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा है ना कि आपकी ठेली चली गई नगर पालिका में, सब्ज़ी गिरा दी गई, अब आप आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मीडिया में एआई के आने से जॉब सैचुरेशन नहीं आने वाली। जॉब की प्रॉब्लम नहीं आने वाली, नए-नए एरियाज़ खुलेंगे, ओपन होंगे। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि जो लोग इसके अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाएँगे, जो लोग इसको नहीं समझेंगे और जो लोग अपने आप को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे, उनके साथ तो प्रॉब्लम आएगी, पहले भी आती थी, आज भी आएगी और आगे आने वाले समय में भी आएगी। और एआई का बेहतर इस्तेमाल अगर कर पाए हम, तो चीज़ें और आसान होंगी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके अपनी बात खत्म करता हूँ। मेडिकल एरिया में पहले हाथ से सर्जरी होती थी, कैंचियाँ होती थी, अब रोबोट्स आ गए। क्या डॉक्टर खत्म हो गए? नहीं, डॉक्टर तो वही है। अब रोबोट की वज़ह से क्या है एक्यूरेसी आई, लेकिन वो एक्यूरेसी किसके द्वारा आई? वो एक्यूरेसी डॉक्टर के द्वारा आई, रोबोट अपने आप में एक्यूरेट नहीं है। आप उसका बढ़िया इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा, लेकिन रि रोबोट ने डॉक्टर को रिप्लेस नहीं किया। इसी तरह मीडिया में जॉब भी खत्म नहीं होने वाली और मीडिया की टीचिंग भी खत्म नहीं होने वाली। बस आपको कोशिश ये करनी है कि आपको भी एआई को सीखना है, एआई के साथ में तालमेल बनाना है और एआई के साथ में दोस्ती करनी है आपको। दोस्ती नहीं करेंगे तो एआई मशीन है, वो आदमी नहीं है, उसके अंदर सेंसिटाइज़ेशन नहीं है, उसके अंदर सेंसिटिविटी नहीं है, उसके अंदर दिमाग नहीं है। वो आपको या तो हिट करेगा या आपको जो है हिट करेगा। आगे बिल्कुल दूसरा सही सवाल है। पूछिए। जैसे आपने इतना एआई का वो बताया, लेकिन आज के जी, जो बच्चे हैं, जी। वो एआई पे बहुत ज़्यादा ही रिलाई करते हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। तो हम ऐसा क्या चीज़ कर सकते हैं जिसमें हमारी मीडिया एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आए?
अब देखिए मैंने जो जवाब दिया था, मेरे ख्याल से शायद आपने उसमें ध्यान नहीं दिया, मैंने उसपे ये जवाब दिया, मैं दोबारा उस चीज़ को बोलता हूँ कि आजकल के स्टूडेंट हैं, आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, वो शॉर्टकट ढूँढते हैं और जी सर, शॉर्टकट एआई उनकी हेल्प करता है। तो वो वही सोचते वही हैं सर। कि अगर टीचर ने कोई लेसन पढ़ाया, तो गूगल में सर्च जी किया, अगर मिलता-जुलता कहीं कीवर्ड आप हिट कर पाए, तो पूरा आ गया। अब आप ये नहीं सोचते कि जो टीचर बता रहा है उसमें उसका एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है और जो एआई आपको दे रहा है, वो किसी न किसी ऐसे आदमी ने भी फीड किया हो सकता है, जिसको इसके बारे में नॉलेज ना हो या जी वो एक सर। तरफ़ा हो सकता है या उसके मल्टी डायमेंशन भाई मैं कह रहा हूँ, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, आप पपीता लीजिए, डॉक्टर कहता है पपीता खाया करो पेट ठीक होगा, आप कहते हैं पपीता खाते हैं पेट खराब हो जाता है। अब भाई दोनों के बीच का मसला तो हो नहीं सकता, या तो सही होगा या खराब होगा। अब डॉक्टर ने कहा सही खाइए अच्छा होगा, तो डॉक्टर से अगर आप नहीं पूछेंगे कि कितना खाना है, आपने पपीता लिया 2 किलो और खा गए, पेट तो खराब होना तय है। अब डॉक्टर साहब को पूछना है, तो एक लाइन आपने जो ड्रॉ की है कि एआई को लेकर के आज के बच्चे बहुत जो है ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं या बहुत ज़्यादा उस पे डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो डिपेंडेंट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं, वो पढ़ने पर ध्यान कम और जहाँ से उसको सॉल्यूशन भाई जो न्यू मीडिया है सॉरी न्यू मीडिया का जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो क्या दे रही है? वो आपको सॉल्यूशन दे रही है। आपने सवाल किया, गूगल ने आपको जवाब दिया। वो जवाब कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, ये नहीं बता रहा। वो आपको जवाब दे रहा है। आपने कहा मिर्ची खानी चाहिए, बता रहा नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए, ये नहीं बता रहा। ये कौन बताएगा? ये टीचर बताएगा। अब जब तक आप इसके बारे में नहीं जानेंगे, तो आप सॉल्यूशन तो ले लेंगे। आप जो है किसी सवाल का आंसर तो ले लेंगे, लेकिन आप उसके बारे में जानेंगे नहीं और जानेंगे नहीं तो एआई के दम पे आप गोल्ड मेडल तो ला सकते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि टीचर तो जो लिखा होगा आपने वो जांच देगा, लेकिन आप अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप नहीं कर सकते और अंडरस्टैंडिंग अगर आपने डेवलप नहीं की तो मैं फिर वही एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी का कैजुअलिटी हो गई और वहाँ आप बाइक लेके पहुंच गए और पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो वो बताएगा फिर आपको पीट करके कि कैसा लग रहा है। मैं बताता हूँ तुम्हें, तो मेरे यहाँ जो है डेड बॉडी पड़ी है, तुमको लग रहा है मैं कैसा फील कर रहा हूँ। अभी आपने खबरें सुनी होंगी राजस्थान में एक जगह क्या नाम है बोरवेल की ड्रिलिंग हो रही थी और वहां से पानी निकला, गैस निकला बहुत सारा। अब जो राजस्थान में ये चीज घटना हुई तो आपने आंसर डाला कि बोरवेल में क्या नाम है राजस्थान में कितने मीटर पर हम ड्रिल करें तो पानी ले सकते हैं। आंसर आएगा 360, दोबारा करेंगे आंसर आएगा 480, चौथी बार करेंगे आएगा 680। अब 680 का मतलब ये होता है कि इसके नीचे टर्सरी जो हमारी रॉक्स होती हैं, चट्टाने होती हैं, वो पाई जाती हैं। अब ये नॉलेज अगर आपको नहीं है तो आप केवल इस आंसर के दम पे किसी को बोल दीजिए कि भाई मैं जानता हूँ 680 तक ड्रिल करो, होगा क्या? पानी निकल आएगा, गैस निकलेगी और आप डर के मारे चले जाओ। अब कोई जी अगर सर। गड्ढे में गिर गया तो अगर आप वहां जाएं आप उसकी हेल्प नहीं कर सकते, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। जैसे भी कल जलगांव में हुई 11 लोग मर गए, आपका पहला काम क्या है? एज ए पत्रकार नहीं, एज ए ह्यूमन आप लोगों की मदद करना, उसके बाद खबर निकालना, उसके बाद उसमें सेंसिटिविटी डालना, क्योंकि ये खबर कोई ऐसी नहीं जो एंजॉय कर पाए आदमी। ये खबर ऐसी है कि लोग सेंसिटाइज हो जाएं, लोग अवेयर हों, ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। क्योंकि मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हम सोसाइटी के ट्रस्टी हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और पत्रकार बनना आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो पत्रकार नहीं बन सकते। और आखिरी बात मेरी कि जैसे डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट आप अपने मदर पे हो, गलत है, फादर पे हो, गलत है। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और जी इंडिपेंडेंसी के लिए क्या जरूरी है? नॉलेज। और नॉलेज के लिए क्या जरूरी है? पढ़ना। एआई उसके लिए कोई जरूरी नहीं, एआई आपको हेल्प कर सकता है, आप उससे हेल्प लीजिए। लेकिन अगर आप उस पर डिपेंडेंट हो गए तो हो सकता है जैसे गूगल मैप वाला किस्सा होता है ना कि जाना था कहीं और मालूम चला वहां सड़क खत्म हो गई, आप नीचे चले गए। अब गूगल को आप अगर दोषी ठहराएंगे तो उससे आपकी लाइफ वापस नहीं आ सकती, वो तो लोग गए। तो आप टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट मत होइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, उससे हेल्प लीजिए और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, सोसाइटी के जी जी बेटरमेंट के लिए, अपने बेटरमेंट के लिए और ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए। जी जी। धन्यवाद सर। और जो आजकल जैसे पत्रकारिता जो हो रही है, हम देखते हैं कि शायद बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस है वो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो क्या-क्या चैलेंजेस आज के दौर में आ रहे हैं मीडिया के लिए, जो वो ऐसे। देखिए दो तरह के चैलेंजेस हैं मीडिया हाउसेस की जब आप बात करती हैं। गवर्नमेंट ओन्ड मीडिया हाउसेस
लाइक प्रसार भारती जिसके अंदर में रेडियो आता है, आकाशवाणी और दूरदर्शन आता है। जी। उनके सामने चैलेंज फाइनेंशियल नहीं है और बाकी लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज फाइनेंशियल है, रेवेन्यू का। जी। रेवेन्यू जनरेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है और हुँ, चैलेंज है। हुँ। अब हुँ, हुँ। गवर्नमेंट के सामने इसलिए नहीं कि उसके पास प्रॉपर तरीके से बजट में पैसा आ रहा है, वो एलोकेट कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन प्राइवेट जो मीडिया वेंचर है उनके सामने रेवेन्यू जनरेशन की प्रॉब्लम इसलिए आती है। मैंने कई बार चर्चा दूसरी जगह भी की, मैंने बताया आपका कंटेंट आज के माहौल के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि जो मोबाइल आपके पास में वो मोबाइल मेरे पास है। अगर मैंने एआई का इस्तेमाल करके कहीं से खबर कॉपी पेस्ट की है तो वो खबर हुँ, मुझसे हुँ। पहले उसके पास पहुंच गई होगी। अब जी, जी। अखबार बिकेगा क्यों? जब मैंने मोबाइल पे पढ़ लिया। रेडियो सुनेगा क्यों? जब मैंने रील देख लिया। और टीवी देखेगा क्यों? जब मैं आधी नेटफ्लिक्स में मूवी देख ले रहा हूँ। तब देखेगा, अखबार तब पढ़ेगा जब कंटेंट अलग होगा और कंटेंट ऐसा लगेगा उसको, किसको? रीडर को, कि नहीं हुँ, चीजें तो वही हैं, हुँ। फैक्ट वही हैं, बट प्रेजेंटेशन बहुत डिफरेंट है। अच्छा, एंगल ये भी हो सकता है, ओह! अब मुझे नहीं पता था कि चीजें इस तरह भी हो सकती हैं। रेडियो में सुनेगा तब जब ओनली म्यूजिक नहीं होगा, केवल एआई नहीं होगा, केवल रिकॉर्डेड नहीं होगा, जब आप सेंसिटिविटी के साथ में डायलॉग या वॉइस या मॉड्यूलेशन या प्रोनाउंसिएशन के साथ, या आप अपनी सेट और पेट ब्रीथिंग के साथ में डिलीवरी करेंगे, यानी शब्द। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी। इतने सारे रेडियो स्टेशन प्राइवेट खुले हैं, एफएम आप जानती होंगे, रेड एफएम, मिर्ची है, प्याज एफएम जी, है, जी। आलू एफएम है, बहुत सारे एफएम है। हुँ, और बहुत हुँ। सारे विदेशी जो फॉरेन वेंचर है वो भी आ गए हैं, जितने जो नए नए क्या नाम है अखबार वाले हैं, ये पुराने अखबार वाले हैं, क्रॉस मीडिया ऑनरशिप एक वर्ड है, उसके तहत अखबार वालों ने रेडियो चलानी शुरू कर दिया। अखबार का काम तो है रेडियो चलाना, लेकिन उन्होंने रेडियो वालों को भर्ती कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जितना मजा और जितनी कनेक्टिविटी और जितनी ऑथेंटिसिटी पब्लिक ब्रॉडकास्टर यानी आकाशवाणी की, और जितनी रिलायबिलिटी अकाउंटेबिलिटी आकाशवाणी के लोग आज मानते हैं, उतनी इन प्राइवेट एफएम चैनल की नहीं मानते। इन पर लोग भरोसा नहीं करते। सरकार ने तो कह रखा है कि भाई आप समाचार नहीं दिखा सकते, लेकिन मैं बताऊं आपको कि ट्रेडिशनल एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम जितने बेहतरीन डिक्शन के साथ, जितने बेहतरीन वर्ड के साथ, जितने बेहतरीन प्रेजेंटेशन के साथ आकाशवाणी में आते हैं, नहीं आते। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ, जो लोग मुझसे बात कर रहे हो, मैं उनको भी चैलेंज देता हूँ कि आप विविध भारती सुन के देखिए, आप आकाशवाणी सुन के देखिए, आप एआईआर के जो एफएम चैनल है उनको सुन के देखिए। उनका जो कंटेंट है और जो प्राइवेट चैनल का कंटेंट है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। प्राइवेट चैनल में बिल्कुल, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता है, मैन पावर का लेस इस्तेमाल होता है। और जो बिल्कुल। पब्लिक ब्रॉडकास्टर है वहाँ एआई का इस्तेमाल भी है, लेकिन मैन पावर भी उतना ही है। और मैंने जो पहले बताया आपको कि मशीन की प्रॉब्लम नहीं है, मशीन आपको रिप्लेस नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप मशीन के हवाले आप खुद को कर देंगे, आपने जैसे कि आप भगवान से कहते हैं ना, अब मेरी नैया तेरे हवाले, चाहे पार उतार चाहे डुबा दे, तो फिर तो जब भगवान जो समझ समझेगा वो करेगा। अगर आप कर जी। ले तो ठीक है। तो चैलेंजेस प्राइवेट जो क्या नाम है चैनल्स हैं, उनके सामने कंटेंट का है, और कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन का। आपने देखा होगा टेलीविजन में क्या है कि अभी खबरें आई थी कि एक चैनल के जो है व्यक्ति ने जो है उनको फोन किया, एक बहुत अच्छे रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, और उनसे कहा कि तुम आ जाना और तुम ऐसा जी। बोलना, तुम ऐसा बोलना, मैं रेफरशिप हुँ। करूंगा। तो ये धीरे धीरे जो चीजें हैं नी, इनसे लोग बोर हो जाते हैं। क्यों? जी, जी। हमेशा नयापन चाहिए, और नयापन हुँ, कब आएगा? हुँ। क्रिएटिविटी होगी, और क्रिएटिविटी कब आएगी? जब नॉलेज होगा, और नॉलेज कब होगा? जब पढ़ेंगे। तो इंस्टीट्यूशन बिल्कुल। के सामने रेवेन्यू जनरेशन का जो चैलेंज है, वो हुँ, चैलेंज हुँ, इस तरह से हुँ। खत्म हो सकता है कि वो लोगों को वो सब चीजें दे जो उन्हें कहीं ना मिले, और कहीं ना मिले इसके लिए चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेडिशनल बिल्कुल। परंपरागत या बनी बनाई लीग पे चलेंगे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा छापता, हम भी ऐसा छाप देंगे, तो टीवी ऐसा छापता आज तक, तो हम भी ऐसा दिखाएंगे, रेडियो मिर्ची ऐसा करता तो हम भी ऐसा करेंगे। तो उसमें कोई बहुत आपको फायदा होने वाला नहीं है। धीरे धीरे प्रॉब्लम आएगी, और कंटेंट आपका अच्छा नहीं होगा। देखिए आप छात्रा हैं, आपके टीचर आपको पढ़ाते होंगे, वो शायद ना कह पाते हों, लेकिन मीडिया प्रैक्टिशनर हुँ। होने के नाते मैं बहुत क्लैरिटी से कहता हूँ, बहुत साफ़गोई से बता रहा हूँ, और बिल्कुल जी। ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कंटेंट प्रिंसिपल था, है और रहेगा।
हाँ, उसके प्रेजेंटेशन में अंतर आ सकता है, लेकिन कंटेंट अगर बेहतर नहीं हुआ, तो जैसे फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं, वैसे आपका टीवी फ्लॉप हो बिल्कुल। रहा है, वैसे आपका अखबार भी फ्लॉप होते चला जाएगा, कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो अच्छा, रेवेन्यू जनरेशन में एक और चैलेंज है। आपको हुँ, अखबार के लिए न्यूज़पेपर प्रिंट चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडी चाहिए, आप दूसरे हथकंडे अपनाते हैं। आप हॉकर को देखें, वो 70% आपको रेवेन्यू हाकर ले जाता है, 25% के आस-पास जो है आप उस करते हैं। अब उसके साथ-साथ में जब अगर रेडियो में चलते हैं, तो रेडियो में क्या है कि अखबार वाला एडवर्टाइज़मेंट ले गया, रेडियो में एडवर्टाइज़मेंट देने वाले कहते हैं तुमको सुनता कौन है? अब आप उसके सामने डाटा रखिए। अगर डाटा रखते हैं हम, तब भी ये है कि भई रेडियो में एक बार सुना निकल गया। तो ये जो चैलेंज है, और टीवी के सामने भी चैलेंज है, क्या कि हुँ, आपकी रीचेबिलिटी, आपको देखने वाले, टीआरपी रेटिंग आपकी अच्छी नहीं है, हुँ, यानी अच्छी नहीं होना एक बात है, और उसके बाद सस्टेन करना, यानी आपके चैनल पे, रिसेप्शन पे लोग रुकें, देखें। तो तीनों ये जो चारों चीज़ें मैंने बताई, इन चारों चीज़ों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क करने से पहले आपको अपने कंटेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। कंटेंट पे ध्यान नहीं रखेंगे, तो 1 लाख रुपए में किसी आदमी को एंकर बना के ले आइए, 2 लाख रुपए में किसी को मैनेजर बना के ले आइए, 4 लाख रुपए में किसी को कॉपी एडिटर बना के ले जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सस्टेन वही करेगा, चलेगा मार्केट में वही जिसके पास कंटेंट होगा, कुछ नया होगा। भाई हम लोग भी वीकेंड में क्या करते हैं, हम लोग वीकेंड में कहते हैं ना कि भाई 7 दिन तो दाल चावल सब्जी खा ली, आज कुछ नया बना। कभी-कभी ये सोचते हैं चलो आज बाहर खा लेते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? घर सब डॉक्टर हुँ, कहता है घर का खाना खाओ, हम जानते हैं घर का बाहर का खाना खाएँगे पता नहीं बैक्टीरिया आ जाए, क्या हो जाए, लिवर सिरोसिस हो जाए या दिमाग की नस फट जाए या शुगर हो जाए, लेकिन फिर भी हम फॉर चेंज। तो अगर आप सस्टेन करना चाहते हैं, तो कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, और कंटेंट पे काम आप तभी कर पाएँगे जब आप नॉलेज गेन करें, और चैलेंज भी आपको फेस करना ही पड़ेगा, उससे भागने से काम नहीं चलेगा। जी सर। जैसे आपने बताया कि आपने इतने साल फील्ड में काम किया है, तो आज की डेट में जी। अपॉर्च्युनिटीज़ क्या-क्या हो सकती हैं एक मीडिया पर्सन के लिए जो जिसको फील्ड फील्ड में जाना हो? मैं सवाल समझा नहीं, फिर से दोहराइए प्लीज़। सर आपने जितने मतलब इतने साल आपने दिए हैं फील्ड में, मीडिया में, तो जी। आज की डेट में क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं मीडिया में जाने के लिए? एक जी। मीडिया स्टूडेंट को अगर जी, जी। फील्ड में जाना हो तो क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं? अगर आप मीडिया स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आज के डेट में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, अगर आप जी। मीडिया स्टूडेंट हैं। जी, जी। और उससे पहले मैं बताऊँ अपॉर्च्युनिटीज़ पे चर्चा करूँ, उससे पहले मैं एक लाइन बताना चाहता हूँ, आपको आँख, कान, नाक हुँ, हुँ, हुँ। खुला रखना पड़ेगा। अपॉर्च्युनिटीज़ को आपको स्मेल करना पड़ेगा, और इसके अलावा आपको फिज़िकली बहुत हुँ, हुँ, अपने आप को हुँ। टोन रखना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अब अपॉर्च्युनिटी की बात करता हूँ। जी अपॉर्च्युनिटी सर। आपके पास टीवी है, रेडियो है, अखबार है। इसके जी। अलावा सोशल मीडिया है। इसके जी, अलावा जी। आजकल बहुत सारी एजेंसीज़ मार्केट में ऐसी हैं कि अपने हिंदुस्तान में पत्रकारों को हायर करती हैं 3 महीना, 6 महीना, 4 महीना के लिए, और सर्वे कराती हैं। बहुत सारी ऐसी फॉरेन एजेंसियाँ हैं जो जर्नलिस्ट, हुँ। नए जर्नलिस्ट जो हुँ, हुँ। अनट्रेन्ड हैं, उनको हायर करती हैं, उनको ट्रेंड करती हैं, और इलेक्शन कैंपेन के हिस्से के तौर पे काम उनसे लेती हैं। इसके अलावा अगर आप अच्छा लिखना जानते हैं, पत्रकार हैं, आप कभी बन सकते हैं। आप बुक राइटर हुँ, बन सकते हुँ। हैं, आप अच्छे स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, आप उससे पैसा, आप फ़िल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं। आप इसके हुँ। अलावा अच्छे रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मीडिया में बहुत अच्छा जानते हैं, अगर जी। देखिए अच्छी स्क्रिप्ट आपकी है, अच्छी लेखनी आपकी है, वर्ड पावर आपका बहुत अच्छा है, तो आप थीसिस राइटिंग के साथ-साथ आप एडवर्टाइज़मेंट राइटिंग में भी जा सकते हैं। तो अपॉर्च्युनिटीज़ जो है वो घटी नहीं है। एआई के हुँ। बावजूद अपॉर्च्युनिटीज़, अवसर जो है वो बढ़े हैं। डिपेंड हुँ, करता है हुँ, कि हुँ। आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर आप प्रिपेयर नहीं ठीक है करेंगे, सर। सीधा अगर आपने कहा कि मेरे पास मैं एमजे हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, तो आई एम सॉरी, मैं तो आपको नौकरी इस बेसिस पे देने से। हाँ, जी, टीचर जी। बनने के लिए भी आपको नेट क्वालीफाई करना पड़ेगा, आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, और आप हुँ। ओवरसीज़ में भी काम कर सकते हैं, बहुत डिमांड है। तो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, जर्नलिज़्म का जो क्षेत्र है, एजुकेशन का जो क्षेत्र है, आप उसमें जा सकते हैं, और पत्रकारिता जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए हुँ। बहुत वास्ट फ़ील्ड है। पब्लिक रिलेशन में आप हॉस्पिटल से लेके, मैरिज से लेकर के, आप किसी कंट्रैक्टर से लेकर के, प्राइवेट एमएनसी से लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। तो बहुत ओपन एरिया है, जॉब बहुत हैं।
लेकिन आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, एक बात। जी, दूसरा, आपको सस्टेन करने के लिए अपने आप को बहुत सारा मेंटेन करना पड़ेगा और चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। लेकिन नौकरी पाना आसान है पत्रकारों के लिए, सस्टेन करना मुश्किल है। क्योंकि मैंने कहा कि इनको नौकरी दे दो भाई, मेरी सिफारिश पे आपकी नौकरी लग गई, लेकिन आप वहाँ सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों? आप उस चैलेंज को फेस नहीं कर पा रहे, या मेंटल प्रेशर नहीं ले पा रहे, या फिजिकल प्रेशर नहीं ले पा रहे। तो आपको मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल, मल्टी टैलेंट अगर आपके अंदर है, मल्टी टैलेंट का मतलब ये है कि आप खेल खिलाने लगे, आप गाना भी गाने लगे ना, सभी चीज की जानकारी। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन की पुरानी थ्योरी है। अगर आप उस थ्योरी को जानते हैं, उस थ्योरी पे अमल करेंगे, तो जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा नहीं 10-20 हजार रुपए, 1 लाख 1.5 लाख रुपए इससे भी शुरुआत हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके अंदर टैलेंट यानी स्किल कितना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका भी, मुझे मौका दिया आपने बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ठीक है सर।